हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी नवंबर 24 एग्जाम की प्रिपरेशन। सर अब तो रिजल्ट भी आपका आने वाला है। जो स्टूडेंट ने मई 24 दिया था उनका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा रिजल्ट आए जिन्होंने मेहनत किया। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि सब पास कर देंगे, बिकॉज ये चीज़ एक्चुअल में नहीं हो सकती है। बट हाँ, जिन्होंने मेहनत किया है उनके साथ फेयर चेकिंग हो, उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बस यही विश कर सकता हूँ। तो जैसा भी रिजल्ट हो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। पास फेल, फेल है तो गलतियों को देखना समझना फिर आगे बढ़ना। ठीक है। एंड जहाँ तक है नवंबर 24 रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी मेंटरशिप बैच स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन रिजल्ट से 5 डेज में बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करना है जो लास्ट टाइम जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं वो बैच रिजल्ट से पहले पहले तक अपना या रिजल्ट के बाद बैच ज्वाइन कर लेते हैं। बट 5 दिन बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज एक बार टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे, टारगेट्स हम पर सब्जेक्ट लेके चलेंगे सिंगल डे पे। कि लाइक हमने एफआर स्टार्ट किया, 20-25 दिन एफआर को कंप्लीट करेंगे, देन एएफएम पे शिफ्ट करेंगे, फिर एएफएम के साथ थोड़ा थोड़ा ऑडिट स्टार्ट करेंगे, थ्योरी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बिकॉज एएफएम के साथ थ्योरी का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ऐसे हम 20-25 दिन में अपना सब्जेक्ट फिनिश करेंगे। जहाँ पे कम दिन लगेगा, लाइक आईडीटी में कम दिन लगता है, 15 डेज में फिनिश हो जाता है। देन अपना फिर सेकंड रिवीजन पाएंगे, देन अपना थर्ड रिवीजन पाएंगे। ठीक है सर, चलो उसके बाद में करते हैं। ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो जाके लास्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने 15 to 16 मिनट में डिटेल मेंटरशिप बताया कि रैंकिंग लिस्ट कैसे आती है, टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट में नए क्वेश्चंस कैसे ड्राफ्ट करता हूँ, विद सैंपल मैंने दिखाया। रिजल्ट रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया बैच ज्वाइन स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, तो काफी कॉम्पिटेटिव ग्रुप होता है। मेरे से 1-to-1 कनेक्ट रहते हो, रिगार्डिंग कॉल डिस्कशन हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। चलो सर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। सर सबसे पहली बात है, कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है। अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन तो हम पढ़ते हैं, एएफएम में भी अमलगमेशन पढ़े कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है। ठीक है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज। सर कॉम्प्रोमाइज मतलब, सपोज मान लो आपने किसी बैंक से 90 करोड़ रुपीज लोन लिया, या आपने किसी से 90 करोड़ रुपीज लोन लिया, अब आप उसको नहीं चुका पा रहे हो। अब आप उसको बोल रहे हो एक काम कर, देख मैं तो देखो दे नहीं पा रहा हूँ, बट एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना। तो एक इसमें 20% का डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, 20% डिस्काउंट दे दे, तो मुझे बोल के 72 करोड़ का हम एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बिकॉज 72 करोड़ देना मेरे लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो कॉम्प्रोमाइज एक समझौता हो रहा है विद क्रेडिटर्स। ठीक है, मेंबर्स के मतलब डिसीजन के साथ लेते हुए एक अमाउंट का समझौता हो रहा है। हो सकता है कि 90 करोड़ माफ कर दे, हो सकता है 90 करोड़ का 50% डिस्काउंट कर दे, या हो सकता है टेन्योर बढ़ा दे, लाइक 2 साल के टेन्योर था हम 4 साल बढ़ा दें। तो कॉम्प्रोमाइज करना ऐसे नहीं होता है। आप लोग स्कूल में लड़ाई करते होगे तो कॉम्प्रोमाइज करने हमेशा आपका सीनियर आता होगा या टीचर्स आते होंगे कि ठीक है तुम दोनों लड़ रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल आएगा आपका कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी लेंगे, 10 से 15 मिनट में चैप्टर फिनिश करेंगे। मैं लास्ट में सब वीडियो को मर्ज करके डाल दूंगा, जो आपके फ्यूचर में जो भी एसपीओ में एग्जाम देंगे उनके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। और अभी देने वाले वो देख सकते हैं, 4 to 5 मार्क्स अपना कंफर्म आप पॉकेट में लेके जाओगे। सर सैंक्शन ऑफ स्कीम, सबसे पहली बात है ये स्कीम सैंक्शन कब होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्कीम सैंक्शन, ये स्कीम जो है वो अप्रूव कब होता है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना है बट अप्रूव कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। स्कीम अप्रूवल पे क्वेश्चन आ रहा है। स्कीम अप्रूव, जैसे मान लो कॉम्प्रोमाइज करना ही करना है। अब ठीक है सर, समझ लिया, आपने पढ़ा होगा प्रिवेंशन में कितने लोग नोटिस लेके जाना चाहिए, एसएसडी में इतने लोग नोटिस लेके जाना चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज में कितने लोग का अप्रूवल आना चाहिए। सब मेजोरिटी इन नंबर्स, मतलब अगर 10 लोग हैं तो 6 लोग हाँ बोले, और ये जो 6 लोग है ना, मेजोरिटी नंबर्स याद रखना। सर अगर 20 लोग हैं तो 11 लोग को हाँ बोलना है, मतलब मेजोरिटी मिल गया। प्लस, और नहीं है, प्लस मिनिमम 3/4 ऑफ वैल्यू। और जो 11 लोग है ना, ये 3/4, लाइक पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 3/4 का क्रेडिटर है, तो उस अमाउंट का 3/4 होल्ड करते होंगे। याद रखना, मेजोरिटी प्लस 3/4। ठीक है, सपोज मैं बोलूं कि एग्जांपल लेते हैं क्रेडिटर का अमाउंट, चलो पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं 100 करोड़। ठीक है सर, इसका 3/4 निकाल लोगे तो अराउंड 75 करोड़। मैं बोलूं ये 11 लोग जो थे ना, इनके पास 76 करोड़ था, तो क्या 11 सेटिस्फाइड हुआ? यस सर, मेजोरिटी, बिकॉज 20 मेंबर थे तो 20 का मेजोरिटी हुआ, 11 सेटिस्फाइड हो गया। अब इनके पास 76 करोड़ था, तो आप ये देखोगे पेड अप शेयर कैपिटल कितना था। सर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ था, 100 करोड़ का 3/4 कितना होगा, इज अराउंड 75 करोड़। तो 76 था, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। या क्रेडिटर्स है तो उनका जो क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 3/4 वैल्यू कम से कम होल्ड करना चाहिए उन्हें 11 लोग को। ठीक है, दूसरा बात, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, मतलब एब्सेंट फ्रॉम वोट है नहीं काउंट होगा। अगर 20 लोग हैं, मैं बात करूं 20 लोग हैं, इसमें से मैं बोलूं 2 लोग एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग है, प्रेजेंट तो है बट वोट नहीं कर रहे, तो बचा 18। अब 18 में से मेजोरिटी देखो तो 10 की मेजोरिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोट वालों का देखा जाएगा। सर 30 लोग हैं टोटल, कंपनी में 30 लोग, एग्जांपल और लेते हैं 30 लोग, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये समझ जाओगे आप, क्लियर हो जाएगा। 30 लोग है, अब 30 लोग में से मान लो 30 के 30 मीटिंग करने आए,
सर इसमें से मान लो 4 लोग ने वोट नहीं किया, ठीक है, अब बचे 26 लोग। अब इस 26 में से जो वोट कर रहे हैं ना वो एटलीस्ट कितने चाहिए, 14 प्रेजेंट है, वोट कर रहे हैं फेवर में, तो 14 मेजोरिटी आपका सेटिस्फाइड हो गया। एंड इन 14 को कम से कम 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या अगर क्रेडिटर्स है तो 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिटर अमाउंट इनको होल्ड करना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक, ठीक है। एक चीज मैं आपको नोट से पढ़ा दूं, ठीक है, ट्रिप। अब देखो एक चीज और पढ़ लो, स्पेशल केस है, सब पॉइंट नीचे है। सर क्या ये जो क्रेडिटर्स कॉम्प्रोमाइज वाला मीटिंग है, क्या इतना झमेला नहीं करके हम डायरेक्ट मीटिंग को डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं, मीटिंग को खत्म कर सकते हैं, ठीक है चलो हम कॉम्प्रोमाइज करने रेडी है। तभी हो सकता है मीटिंग डिस्पेंस, तभी हो सकता है जब क्रेडिटर्स 90% ऑफ वैल्यू क्रेडिटर्स कंफर्म कर दे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को बाय एफिडेविट। एफिडेविट मतलब एक तरह से प्रमाण पत्र, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि कंफर्मेशन लिख के आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, मतलब बाद में पलट नहीं जाना, इस तरीके से एफिडेविट ले लेते हैं कि मान लो कि सर 100 करोड़ की क्रेडिटर्स लायबिलिटी थी, 91 करोड़ के क्रेडिटर्स बोल रहे कि अरे डन, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मीटिंग का झमेला है। 91 करोड़ वाले बोल रहे कि 100 करोड़ का 70 करोड़ करना है ना, या 100 करोड़ को आपको टेन्योर बढ़ाना है ना, हम 90 करोड़ होल्ड करते हैं, हम 10 लोग होल्ड करते हैं, हम इसको डन मान रहे हैं, तो मीटिंग डिस्पेंस ऑफ हो सकता है, मीटिंग इतना कॉम्प्रोमाइज का झमेला नहीं हो सकता है। तो 90% के क्रेडिटर्स डायरेक्ट मीटिंग को कॉम्प्रोमाइज लेके नहीं जाएंगे, एफिडेविट लिख के देंगे, मीटिंग खत्म भी हो सकता है इतना, क्योंकि आगे जब पढ़ोगे कॉम्प्रोमाइज में तो नोटिस दो ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल फिर आपको बताएगा कि मीटिंग होल्ड करो, मीटिंग होल्ड करो, फिर ट्रिब्यूनल बात कंफर्म करेगा, ट्रिब्यूनल कंफर्म कर फिर आरओसी को फाइल करो, तो ये सब है ना झमेला खत्म, डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज करना है। 100 करोड़ का लायबिलिटी है, 91 करोड़ वाले क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि डन, तो डन। तो 90% का वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, याद है ना, वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स अगर बोल रहे हैं कि डन, एफिडेविट लिख के दे रहे हैं, तो ये मीटिंग भी डिस्पेंस ऑफ हो सकता है, ठीक है सब, ठीक है। मीटिंग हो रहा है, मीटिंग डिस्पेंस ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब 90% लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं, मीटिंग हो रहा है, तो मीटिंग जब होगा तो वोट करना पड़ेगा 1 मंथ विद इन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। जब कंपनी हर मेंबर या हर क्रेडिटर को नोटिस देगी तो 1 महीने के अंदर वोट करना पड़ेगा। वोट थ्रू प्रॉक्सी कोई भेज सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, पोस्टल बैलेट से भी कर सकते हो। एमसीक्यू के लिए याद रखना, थ्रू प्रॉक्सी, सेल, पोस्टल बैलेट, एंड 1 महीने के अंदर वोट करना होता है, ठीक है। अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ, आगे का स्कीम लागू हुआ। अब सर ये चीज याद रखना, देखो एक तो हो गया कि आप कॉम्प्रोमाइज में एंटर ही नहीं किए, ठीक है, कि लाइक 90% लोगों ने बोला कि खत्म तो खत्म, कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत ही नहीं है, एफिडेविट दिया खत्म। बट एक हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हुआ बट बीच में ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। ऑब्जेक्शन कितने लोग उठा सकते हैं, ऑब्जेक्शन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को कितने लोग उठा सकते हैं, अगर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो हो गया कि चलो हम एक मुद्दा रखे कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, 90% वाले क्रिएटर आगे बोलते कि मुद्दा को रखते ही नहीं है, हम इसको वैलिड मान रहे हैं, तो कब हो गया। बट एक कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर बीच में ऑब्जेक्शन तब उठता है जब एक मुद्दा आ चुका है, कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा आ चुका है, ऑब्जेक्शन उठाना है, तो ऑब्जेक्शन यहीं से क्वेश्चन बनेगा, लॉ के पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके एसपीएम में। तो वो पर्सन जो 10% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, याद रखना शेयर होल्डिंग 10%, शेयर होल्डिंग 10%, या वो पर्सन जिसका डेट अमाउंट जो है वो 5% या उससे ज्यादा है, क्या बोल रहा हूं, डेट के लिए 5%, शेयर होल्डर है तो 10%। अगर मान लो शेयर होल्डर है, उसका 11% होल्डिंग है, वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो भाई ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो यहाँ पे दिमाग लगा सकता है कि ये रोक सकता है, ये थोड़ा टाल सकता है, ये क्वेश्चन राइज कर सकता है। या कोई डेटर या कोई क्रेडिटर है, उसका डेट 6% है, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। सर कोई क्रेडिटर उसका डेट 4% है, तो वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। और ये कब देखेंगे, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना, पेड अप शेयर कैपिटल या जो शेयर होल्डर्स है 10% और मोर, और डेटर 5% और मोर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डेट एज पर देयर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर एक बार मान लो, देखो अब ये चीज जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ना, इसको यही थोड़ा आपको पिक्चर प्रेजेंटेशन समझा रहा हूं। ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर सैंक्शन कर सकता है जब मेजोरिटी ऑफ पर्संस, जो मैंने बोला कि 20 का मेजोरिटी 11 है, प्लस होल्डिंग करते हो वो कम से कम 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स या 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिटर अमाउंट जो है वो होल्ड करते होंगे, ठीक है। तो सिंपल बताऊं, 50% से ज्यादा, 50% नहीं, 50% कभी मेजोरिटी नहीं होगा, और प्लस में होल्डिंग होगा उनका कितना, 75% या उससे ज्यादा होल्ड करते हो, प्रेजेंट एंड वोटिंग हो, समझा चुका हूं मैं। 3 क्वेश्चन बनेगा, कब कब स्कीम अप्रूव हो सकता है, 50% मेजोरिटी प्लस 3/4, 50% मेजोरिटी, ठीक है, 50 मतलब मेजोरिटी प्लस 3/4, 50% मत बोलो, मेजोरिटी प्लस 3/4 ऑफ द वैल्यू, दोनों देखना होगा, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल देगा, ध्यान कैलकुलेट करना, और प्रेजेंट एंड वोटिंग सिर्फ उनका ही निकालना है। अब सर 30 लोग हैं,
4 लोग में वोट किया ही नहीं, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग नहीं, फिर 26 का कैलकुलेशन देखोगे तब आपको समझ आएगा। क्वेश्चन में फिगर्स बहुत अच्छा देगा, बनाओगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मेरा लॉ वरदान की सीरीज है, वहां पे अपने 6-7 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए तो उसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा लॉ वरदान की सीरीज का, वहां पे चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख सकते हो। दूसरा सर, कब कॉम्प्रोमाइज को हम आगे लेके जाएंगे नहीं, जब 90% के क्रेडिटर या उससे ज्यादा क्रेडिटर बोल दे डिस्पेंस ऑफ करो तो कर सकते हैं। सर कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऑब्जेक्शन कब कर सकते हैं, जब पेड अप शेयर कैपिटल 10% और मोर और या डेट अमाउंट 5% और मोर अगर है तो वो कॉम्प्रोमाइज के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सब प्रॉक्सी, सेल्फ और पोस्टर बैलेट के थ्रू वोटिंग हो सकता है। नोटिस गया तो वोटिंग 1 महीने के अंदर करके देना पड़ेगा। सर सब कुछ हो गया, अब एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया तो वो कंपनी को कितने दिन में आरओसी को फाइल करना, बिकॉज याद रखना कंपनी को हर चीज आरओसी को बताना है। आरओसी माई बाप है भाई कंपनी का, आरओसी को नहीं बताओगे कल आरओसी ऑब्जेक्शन कर देगा। डायरेक्टर आ रहा है, डायरेक्टर जा रहा है, याद होगा डायरेक्टर चैप्टर में DI 12 DI 11 फाइल करता है कंपनी, तो आ रहा है जा रहा है सब कुछ बताना पड़ेगा। तो यहां भी जब ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज फाइनल हो गया तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिल गया, फाइनली प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड या फाइनली अप्रूव हो गया, तो कंपनी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर आरओसी को। एमसीक्यू नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, वो कॉम्प्रोमाइज का जो भी ऑर्डर ट्रिब्यूनल के द्वारा आया गया। ठीक है, अब देखो मैंने जो ऊपर पढ़ाया उसको बस सेंटेंस में मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूं। डिस्पेंस होल्डिंग ऑफ मीटिंग कब कब हो सकता है, इफ 90% वैल्यू होल्डिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की होल्डिंग अगर 90% या उससे ज्यादा वाले हैं तो एफिडेविट के द्वारा स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल में, और ये भी देखो ट्रिब्यूनल में है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है याद रखना। अब ऑब्जेक्शन कब हो सकता है, जब होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग 10%, आंख बंद करो, शेयर होल्डिंग बढ़ा है तो 10%, डेट अमाउंट 5%, ठीक है 5%, ठीक है, नॉट 5% कम नहीं, 4% बोल दे तो नहीं सर, 9% बोल दे नहीं सर, सर 10% चलेगा, 5% चलेगा, कोई भी एक क्वेश्चन में दे रहा है तो ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, यहाँ तक 30 डेज में फाइल करना है आरओसी को रिगार्डिंग, कोई इशू नहीं हो रहा है, आप आराम से याद कर सकते हो, 5 मिनट में चैप्टर फिनिश करेंगे। सर फास्ट ट्रैक मर्जर, सर फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है, जल्दी जल्दी मर्जर, मान लो इन केस हो सकता है कंपनी को और भी सारे काम करने हैं तो जल्दी जल्दी मर्जर करवा के खत्म कर सकता है। तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फास्ट ट्रैक मर्जर किन के बीच हो सकता है, क्या किन 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 भी कंपनी के बीच फास्ट ट्रैक मर्जर करा सकते हैं, नहीं। यहाँ पे आपके लॉ ने बोला 2 टाइप के कंपनी के बीच में फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकता है, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज है, मर्जर मतलब मिलाना, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है एंड टर्नओवर 40 करोड़ है, याद रखना पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ है और टर्नओवर 40 करोड़ है, एंड है दोनों साथ में देखना। सब मान लो पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है और टर्नओवर 39 करोड़ है, चलेगा। सब पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, नहीं सर बाहर भाग गया, तो 4 करोड़ तक पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 40 करोड़ तक स्मॉल कंपनी है। तो फास्ट ट्रैक मर्जर किसमें होता है, 2 या उससे ज्यादा स्मॉल कंपनी बीच में मिला सकते हो, सपोज स्मॉल कंपनी नंबर 1 स्मॉल कंपनी नंबर 2, इन दोनों का फास्ट ट्रैक मर्जर करना है, दोनों को मिला के S3 बनाना है तो कर सकते हो, 2 स्मॉल कंपनी बीच कर सकते हो। स्मॉल कंपनी क्या होती है, पेड अप 4 टर्नओवर 40, एंड दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा, ठीक है। या होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी, ये भाई साहब होल्डिंग है कंपनी और ये कंपनी को ओन करते हैं, ये मानो सब्सिडरी और ये 100% ओन करते हैं, अब दोनों को मर्ज करके HS बनाना है तो कर सकते हो। होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन सब्सिडरी, दो टाइप के फास्ट ट्रैक मर्जर होंगे, मतलब 2 कंपनी के फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कंपनीज, या होल्डिंग और होली ओन्ड, होली ओन्ड मतलब 100% होल्डिंग के पास है, उनको मिला के फास्ट ट्रैक मर्जर करा सकते हो, ठीक है। सर मर्जर एंड एक्विजिशन विद फॉरेन कंपनी, मान लो एक इंडियन डोमेस्टिक कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच मर्जर एक्विजिशन हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये डोमेस्टिक है, ये फॉरेन है, सर हो सकता है, बट इसमें बस एक ही चीज याद रखना है, सब कुछ वही होगा, 230 से 232 वाला 230 सेक्शन पढ़ोगे, ट्रिब्यूनल को नोटिस देना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल मीटिंग बैठाएगा, मेजोरिटी प्लस 3/4 वाला सब कुछ वही है, नोटिस बाद आरओसी को फाइल करना है। बट एक चीज एडिशनल एमसीक्यू के रिगार्डिंग क्या समझना, बिकॉज आपका एसपीओ एग्जाम है तो आपको बस मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जहां आप एमसीक्यू आराम से क्रैक कर लोगे। सबसे पहले फॉरेन कंपनी क्या होती है, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर बनी हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, लाइक मैं बोलूं कि अल हबीबी में बताता हूं, दुबई कंपनी अल हबीबी है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस मान लो दिल्ली निर्माण बिहार में, एंड वहां पे बिजनेस एक्टिविटी भी कर रही है, देन वो जाके क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी। सर मान लो सिर्फ बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, कोई बिजनेस में प्लेस नहीं है तो सिर्फ वो कराती है इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बट उसका फॉरेन कंपनी मतलब क्या हुआ, तीनों कंडीशन, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, तब फॉरेन कंपनी कहलाती है, ठीक है। अब उसको अगर करना है मर्जर एक्विजिशन इंडियन कंपनी से, ठीक है, तो वो 232 का भाई साहब पूरा तरीके से फॉलो करेगी, ठीक है।
और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पे स्पेशल आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बस एमसीक्यू के रिगार्डिंग याद रखना, 1 नंबर या 2 नंबर बन जाएगा, आरबीआई से लेना। हो सकता है आपसे पूछ दे सेंट्रल गवर्नमेंट, एमसीए, आरबीआई, तो आपको एमसीक्यू याद होगा, आरबीआई तो आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। और जब पेमेंट है, बिकॉज जब मर्जर कर रहे हो टारगेट कंपनी एंड एक्वायरिंग कंपनी को पता होगा, जब सामने वाले को पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट किस मोड में कर सकते हो, कैश, ठीक है, कैश निकाल, मतलब कैश इन कैश सेटलमेंट कर सकते हो तुरंत, ठीक है, या तो डिपोजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, जीडीआर, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या दोनों तरीके। आपको बस एमसीक्यू याद रखना है 3 तरीके से, वोटिंग भी 3 तरीके से था, पोस्टल बैलेट, सेल्फ, प्रॉक्सी। यहाँ पे पेमेंट भी 3 तरीके से, कैश, डिपॉजिट, रिसिप्ट, या दोनों, बोथ ऑप्शन। आधा हो सकता है पार्टली डिपॉजिट कर दो, पार्टली कैश कर दो, 50% थ्रू अपना कंसिडरेशन पे कर दो जिस कंपनी को आप, फॉरेन कंपनी एक्वायर करना चाहता है या मर्ज करना चाहता है, ठीक है। इस टॉपिक में एक चीज ध्यान रखना है, व्हेन इंडियन कंपनी मर्ज विद फॉरेन कंपनी, कंप्लाई तो करना पड़ेगा 230 से लेकर 232 सेक्शन, वही नोटिस वोटिस सब कुछ देना पड़ेगा, मेजोरिटी चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन सब कुछ वही सेम है। प्लस में बस एक आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ता है, याद रखना फॉरेन के केस में आरबीआई रोल आ जाएगा, बिकॉज आप मनी घुमाओगे इधर नीचे तो आरबीआई देखेगा, ऐसे याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो मैं बोलूं सबसे ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सर देखो, जब आपका मर्जर एक्विजिशन हो गया, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन हो गया, तो मर्जर एक्विजिशन हो गया, सपोज मान लो S1 S2 दोनों मिलके S3 हो गई। अब जो कंपनी है, मान लो ये S1 है, क्या इसके बुक सब अकाउंट अब आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज ये मान लो इसमें जाके मर्ज हो गई, ठीक है। अब S3 हो गए तो ये क्या, ये इसमें मर्ज हो गई, तो ये क्या इसके बुक सब अकाउंट डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी। अगर इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्पोज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। 2 टाइप का अप्रूवल होगा, आरबीआई का जब फॉरेन डोमेस्टिक से मर्ज कर रहा है, एंड जब बुक्स ऑफ अकाउंट को डिस्पोज, हटाना है, जलाना है, फेंकना है, तो जो कंपनी मर्ज हुई है ना, याद रखना, जो कंपनी मर्ज हुई है ना, उस कंपनी को अगर अपना बुक्स अकाउंट हटाना है कि अब कोई काम नहीं बचा, अब तो हम नई कंपनी में चलेगा, वही अब संभालेगा, तो आपको पुराने बुक्स अकाउंट भी हटाने हैं ना, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंडक्ट करा सकता है इंस्पेक्शन बिफोर ग्रांटिंग एनी परमिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा बेटा रुक, अभी मैं देखता हूँ, क्या पता तूने कोई झोल मचा रखा हो, तू जल्दी से बुक्स अकाउंट चलाने वाला है, हम चाहते हैं कि इंस्पेक्शन कराना, तो क्या करवा सकती है, यस करवा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 236 इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लो। इफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग फेल टू रिसीव कंपनसेशन, ठीक है, अगर मान लो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स ने 90% से ज्यादा मेजोरिटी शेयर होल्डर ने किसी कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो माइनॉरिटी वाले बचे 10% या 10 से कम बचे। अब वो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने शेयर्स खुद बेच दे, ठीक है, या जो मेजोरिटी वाले हैं वो उनके शेयर्स खरीद लेंगे। अब वो खरीदना चाहते हैं तो वो एक अमाउंट जो एज पर रजिस्टर वैल्यू है कैलकुलेट करेगा, वो एक अमाउंट कंपनी के अकाउंट में डाल देंगे, एंड वो कंपनी अकाउंट में जब अमाउंट डालेगा तो वो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको मिलते जाएगा वहां पे। इन केस टाइम पे नहीं मिला तो 1 साल के अंदर अंदर तक कंटिन्यू होकर वो अपना क्लेम ले सकते हैं। बस ये चीज छोटा सा है, ठीक है। देख लो, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, सपोज मान लो एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया, 90% मेजोरिटी ले लिया, बचे 10%। 10% ने बोला कि हम नहीं देना चाहते, हम ये है, हम नहीं देंगे, ऐसे वैसे करके बोलने लगे। तो 2 ऑप्शन है, देखो भाई 90% तो ले लिया भाई साहब ने, S1 ने 90% तो S2 का ले लिया, अब बचे 10%। इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद बेच दो, ठीक है, या तो ये आपको ऑफर देंगे, जो वैल्यूअर ऑफर बना के देगा, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ा देता हूं एक बार। An acquirer or person acting in concern with such acquired in person group of person on becoming holder of 90% या उससे ज्यादा issued share capital या on becoming 90% majority in numbers, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, सामने वाले कंपनी को भाई साहब खरीद लिया, तो सेल नोटिफाई द कंपनी ऑफ देयर इंटेंशन, बिकॉज अब ये नोटिफाई करेगा भाई साहब देखो 90% तो खरीद लिया, अब बचे 10% लोग, तो 10% वाले जो है हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं, एज पर द रजिस्टर वैल्यूअर द्वारा जो कैलकुलेट करके अमाउंट निकला है उसके द्वारा हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर वैल्यू का रोल होता है कि कितने अमाउंट में आप जो माइनॉरिटी शेयर है उसको खरीद सकते हो, ज्यादा ऊपर नीचे अमाउंट नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, ऑफर कर सकता है कि भाई साहब डायरेक्ट आगे से आ गया कि भाई जब 90 ले ही लिया तो 10% और ले लो, ठीक है। या अदरवाइज मेजोरिटी शेयर होल्डर्स क्या बोल सकता है, हम भाई आपका खरीदना चाहते हैं एज पर द रजिस्टर वैल्यू। अब दोनों समझौता हो गया, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स क्या करेगा, सपोज अमाउंट फिक्स हुआ कि 10 करोड़ रुपीज मिलना चाहते हैं, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर जो 90% वाले हैं वो डिपॉजिट कर देगा अमाउंट, कहां पे, सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी में। कंपनी का जो एक सेपरेट बैंक अकाउंट है वहां पर जाकर अमाउंट डिपॉजिट कर देगा, और वो अमाउंट 1 साल तक ऑपरेट रहेगा, और अमाउंट जो है वो डिस्पर्स करना पड़ेगा 60 डेज के अंदर अंदर तक। मान लो 10 करोड़ है तो कंपनी को भाई साहब, वो मान लो 20 शेयर होल्डर्स है तो सबको मान लो 50-50 लाख है, तो सबको भाई साहब 60 डेज के अंदर डिसबर्स ऑफ कर देना। अगर 60 डेज के अंदर नहीं डिसबर्स हुआ, फेल हो गया, देन वो 1 साल तक भी पे कर सकता है। 1 साल का मैक्सिमम टाइम लिमिट, बस ये याद रखना एमसीक्यू के लिए, अगर 60 डेज में फेल हो गया, याद रखना 60 डेज में फेल हो गया तो 1 साल तक का भी टाइम है,
ठीक है, जल्दी से एमसीक्यू लेते हैं। अ मीटिंग वाज हेल्ड इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर अप्रूविंग कॉम्प्रोमाइज। एक मीटिंग किया गया, जैसे ट्रिब्यूनल पास गए हम कॉम्प्रोमाइज के लिए, तो ट्रिब्यूनल ने बोला है कॉम्प्रोमाइज के लिए मीटिंग करो, तो मीटिंग हो गया वहां पे। तो देन ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? एक बार मीटिंग हो गया, नोटिस आ गया, अब ट्रिब्यूनल को मैंडेटरी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? नहीं सर, ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग हमेशा ऑप्शनल है। ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर देके सैंक्शन कर सकता है, चाहे तो नहीं भी सैंक्शन कर सकता है। एंड कितने परसेंट लोग का हाँ होना चाहिए? मेजोरिटी प्लस 3/4। तो सबसे पहली बात, ट्रिब्यूनल का क्या है? मे है, शैल नहीं है। याद रखना, ट्रिब्यूनल कोई भी आप फोर्स प्रेशर नहीं डाल सकते। एंड 3/4 इन वैल्यू, यहां नंबर्स नहीं है, नंबर्स मेजोरिटी में ही है सिर्फ, मेजोरिटी इन नंबर्स। याद रखना टॉपिक क्या है? मेजोरिटी इन नंबर्स प्लस 3/4 ऑफ वैल्यू। ठीक है, 3/4 वैल्यू तो है बट शैल लिख दिया, 50% वैल्यू नहीं, 50% वैल्यू, 3/4 वैल्यू। ठीक है, प्रायर अप्रूवल शैल बी रिक्वायर्ड फॉर, अरे सर फॉरेन कंपनी में प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है आरबीआई का, बिकॉज करेंसी का ऊपर नीचे एक्सचेंज होगा, तो प्रायर अप्रूवल आरबीआई का लेना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द स्कीम ऑफ मर्जर ऑफ फॉरेन कंपनी, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैसे मिलेगा मर्जिंग कंपनी को? मर्जिंग कंपनी कैसे पे करेगा कंसिडरेशन? कैश में पे कर सकता है, डिपॉजिट रिसिप्ट में पे कर सकता है, और बोथ में पे कर सकता है। तो पार्टली इन कैश, पार्टली इन डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट देखो ए तो है, बी भी है, बट सी ऑप्शन भी हमने पढ़ा है, तो दोनों ऑप्शन भी कर सकता है, तो सी वाला बेटर ऑप्शन है कि आप कैश में कर सकते हो, डिपॉजिट रिसिप्ट भी कर सकते हो। सब प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, याद रखना प्रायर परमिशन है, आरबीआई वाला ही प्रायर परमिशन है। कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट करने से पहले आपको आरबीआई का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, यहां भी प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप जलाने वाले हो, अगर कोई कंपनी जाके किसी और में मर्ज हो गई, ठीक है, आइडिया वोडाफोन का समझ लो ना, तो अगर कोई कंपनी मर्ज हो गई जाके वहां पे, आइडिया मान लो वोडाफोन जाके मर्ज हो गई, तो आइडिया को अपने बुक से हटाने हैं ना, ये जलाने हैं ना, तो पहले गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंस्पेक्शन करा सकता है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रोल आ जाता है। कितने मिनट में फिनिश कर लिया हमने? ठीक है, हमने इसको 21 मिनट में फिनिश कर लिया, जिसमें से इफेक्टिव देखो तो 17-18 मिनट में फिनिश कर लिया, तो बहुत सही तरीके से फिनिश किया। इतना भी पढ़ लोगे। एक मैं बोलूंगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का न्यूमेरिकल सम सॉल्व करके जाना, या आप स्टडी मैट खोल के एक प्रॉपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, बस उसके बाद कुछ नहीं है। इस चैप्टर में आप आराम से क्रैक कर लोगे 4 to 6 में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इंटरेस्टेड स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो, मेंटरशिप का बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे टेस्ट टारगेट सब कुछ है, आपको एक ही प्लेस सब कुछ मिल जाएगा, एक ही फीस में आपको लास्ट एग्जाम डे तक सपोर्ट रहेगा आपका। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ टारगेट है, टेस्ट भी होते रहेगा टाइम टू टाइम, रैंकिंग लिस्ट भी मिलते रहेगा आपको, एलडीआर भी मिलेगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल वीडियोज भी आना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक जीएसटी एंड एएफएम की जो एलडीआर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करके दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से क्लास का यूज करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनका एसक्यूएम एग्जाम है, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो।